फाइनली आज हम डीपीपी नंबर 54 कर रहे हैं। 53 आपने कर ली होगी, अब हम 54 डीपीपी कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है और वो थीटा एंगल बना रहा है। तो अपने को बताना है कि डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। सबसे पहले इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल आपको पता होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम हम उसको बोलते हैं जब भी किसी बॉडी को डिस्प्लेस करे और वापिस आ जाए। जैसे कि मान लो इस बाउल के अंदर एक कंचा पड़ा है, ये मेन पोजीशन पे, इसको आप यहां रखोगे इस ग्लास बॉल को, इस स्फीयर को, तो ये वापिस आ जाएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। मान लो अगर ये बाउल के यहां पड़ा है, अभी पड़ा तो रेस्ट पे है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे वापिस नहीं आएगा, चला ही जाएगा। ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मान लो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक फर्स्ट केस में मान रहा हूं और ये मैं मेरा मान रहा हूं सेकंड केस है, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को गिवन है। इसके अंदर अगर ये डायपोल पड़ा है, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, और एक ये उल्टा पड़ा है, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। तो बच्चों आप देखो, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, आपको पता है जो रेड वाली है, ये रेड वाली क्या है, ये रेड वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों केस में बना देता हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो इसको आप थोड़ा सा ऊपर लेके आओगे ना, ये वापस खींच जाएगा, क्योंकि तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव खींच लेगा। और इस केस में क्या होगा, इसको थोड़ा दूर लेके जाओगे, नेगेटिव रिपेल करेंगे, पूरा ही घूम जाएगा। समझ आ रही है यहां तक? तो ये जो पोजीशन है ना, तो इस पोजीशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी वहां है, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो एंगल 0 डिग्री है। ये होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, और ये होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, जो कि हमारे को कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, क्योंकि डायपोल मोमेंट जो है वो कहां से कहां चल रही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चल रहा है, यहां पे। तो इसमें 180 डिग्री, ये अनस्टेबल है। आपने जो स्टेबल पूछी थी, इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। वो कह रहे हैं एक डायपोल है, उसके अंदर दो अपोजिट, वो तो अपने पता है अपोजिट चार्ज होते हैं, वो चार्ज भी दे रखे हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ डायपोल भी दे रखा है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हैं, और मैक्सिमम टॉर्क पूछा है। तो आप देख रहे हो, पहली बात तो ये जो डीपीपी है ये सारी किस पे बेस्ड है, ये डायपोल या गॉस थ्योरम उस पे बेस्ड रहेगी। और डीपीपी के ऊपर लिखा भी होगा कि ये गॉस थ्योरम और किसकी डीपीपी है, डायपोल की। टॉर्क का फॉर्मूला होता है मेरे बाजीगरों, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, और जब भी टॉर्क मैक्सिमम देखना तो साइन थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1। अपने से देखो टॉर्क पूछा है भाई साहब, अपने पास डायपोल मोमेंट क्या होती है, क्यू इंटू 2L। 2L होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो कि 30 mm दे रखा है। तो 2L को मैं डायरेक्ट 30 mm है, तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। इनटू में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहां पर कितना दे रखा है, 10⁻�6। ये भी अपने को दे रखा है, ये मैं यहां से हटा के इसकी वैल्यू को बस ये यही लिख रहा हूं, वैल्यू ही लिख रहा हूं। इसमें क्या आ जाएगी, 0.05 इंटू 10⁻⁻6। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। यहां पर हम देखेंगे तो ये 2 जीरो और नीचे आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो ये 5 बन जाएगा। अब यहां पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 जीरो आ गई, जो कि ऊपर जाके बना देंगी 30 इंटू 10⁻⁻5। ये +6 और -6 वाली पावर तो कट गई थी, और सॉरी ये 5 भी था, तो ये 150 के अराउंड समथिंग बन जाएगा। ये बन जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻5। इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेंगे हमारा कौन सा आता है। तो इसमें अगर हम देखें 1.5 अगर इंटू 10⁻3, तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। एक बार है ना, आप बच्चे चेक भी करते रहना कौन सा कहीं गलत ना हो रहा कुछ। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या रखा है, 3 पॉइंट चार्ज है, इस तरह से पड़े हैं बच्चों देखो, और अपने से नेट डायपोल मोमेंट पूछी है। डायपोल मोमेंट कहां से कहां चलती है, तो आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये यहां पे मान लो 2 चार्ज पड़े हैं, -q का और एक दूसरा भी -q का, अलग अलग पड़े। तो यहां पर एक तो इनकी सेटिंग आपस में बन जाएगी, -q और +q से एक डायपोल मोमेंट p आ गई, और एक डायपोल मोमेंट जो यहां पे दूसरा -q चार्ज है वो ये आ गई। अगर नहीं समझा रही तो यहां समझो, यहां मान लो एक तो -q चार्ज पड़ा है, साथ ही साथ दूसरा भी -q चार्ज पड़ा है। अब ये जो पेयर है, ये नेगेटिव q और +q वाला, ये एक डायपोल मोमेंट बना रहा है, और ये वाला जो पेयर है ये भी क्या बना रहा है, एक डायपोल मोमेंट बना रहा है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो बच्चों दे रखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल।
अब दो डाइपोल मोमेंट आ गई, एक पी ये और एक पी ये। जब भी दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पे तो हमें रिजल्टेंट निकालना होता है ए स्क्वायर प्लस दूसरे वाला भी ए स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर कोस 60। कोस 60 होता है हाफ। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, 3 बाहर आ जाएगा, सॉरी a बाहर आ जाएगा, a√3 आ जाएगा इसका आंसर। अगर दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते तो p और p का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, अगर वो 60 डिग्री पे है तो √3 टाइम ऑफ p√3 आ जाएगा। अब बच्चों डाइपोल मोमेंट आपको पता है होती क्या है, Q इंटू 2L। बस अपने को पहले अपने P नेट निकाल लिया, जो क्या किसी भी एक डाइपोल मोमेंट का √3 टाइम, तो हमारे पास यहां पर हमारे पास आ जाएगा Q इंटू 2L पुट करते ही, Q इंटू 2L तो मतलब 2L इसमें टोटल लेंथ होता है जो कि अपने को L दे रखी है, तो आ जाएगा QL इंटू √3। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो अपने को क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखी है और अपने को ये कह रखा है डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस के लोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को ये दे रखा है, अपने को फोर्स निकालना है। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली इस डीपीपी में पूछा गया है। जब भी अपने को डाइपोल मोमेंट दे रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स भी निकाल सकते हैं। पहले उसकी थ्योरी आप समझ लीजिए। देखिए इस थ्योरी में देखो क्या है, अपने को ध्यान से देखा जाए तो यहां पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा नीचे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां लाइंस खुली खुली सी हुई हैं, ऊपर जो है वो क्राउडेड हो रही है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, मान लेते हैं ई है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, क्योंकि फोर्स का फार्मूला क्यू इंटू ई होता है। समझ आ रही है यहां तक? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां से मैंने क्या कह दिया, फोर्स का फार्मूला क्यू इंटू ई होता है। ऊपर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, मानते हैं डेल्टा ई ज्यादा है, तो ऊपर नेट फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई प्लस डेल्टा ई। पहली बात तो ये समझ लो कि जब भी डाइपोल है ना, जब भी डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा होगा तो वो आगे भी जाएगा और घूमेगा भी, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल। थ्योरी में बताए हुए टॉपिक्स है, पर ये आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। तो इस पे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ऊपर वाले चार पे ज्यादा है नीचे कम है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो क्यू ई तो माइनस हो जाएगा, बच जाएगा क्यू इंटू डेल्टा ई। अब बच्चों आपको पता है डाइपोल मोमेंट होती है क्यू इंटू डेल्टा आर। अब यहां से क्यू निकालो, क्यू देखो क्या बनेगा, क्यू बनेगा पी बाय डेल्टा आर। इसके अंदर पुट कर दो, तो इसमें पुट करोगे तो पी बाय डेल्टा आर पुट कर दिया। अगर बहुत स्मॉल अगर हम देख रहे हो चेंज, तो उसमें डेल्टा को डी भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये होता है कि एफ नेट निकालना हो जब भी कोई डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, ये समझो। जैसे कि है ना, मैंने यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा, शर वैसे बढ़ता जा रहा है, तो ये कैसा माना जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। फिर से सुनो, मान लो कि है ना कोई इलेक्ट्रिक, या तो वो कम हो रहा होगा यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई हवा की तरह नहीं, वैसे आपको एक एग्जांपल तरह, या तो कम हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा। अब जो डाइपोल पड़ा है इसके अंदर, उसकी डाइपोल मोमेंट हमें पता हो, ये किस स्पीड से, मतलब डिस्टेंस के साथ बात कर रहा हूं, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक, ये कैसे चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पता हो, इनकी प्रोडक्ट करोगे तो फोर्स आ जाएगा। ये मैंने इसके अंदर आपको बता दिया। जो अब वाला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर हम देखते हैं इसमें हमें क्या गिवन है। देखो इसके अंदर अपने को ये कह रखा है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो तो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने को फोर्स निकालना है एफ, तो एफ का क्या फॉर्मूला होगा, पी, जो कि क्या है हमारे पास, पी आई कैप। अब आई कैप कह रहे हैं तो अपने को मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ही डाइपोल है, वाई में तो पड़ा नहीं है, तो इसको अपन कर लेंगे डी ई बाय डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट। एक्स वाई दोनों में होती तो इसको दो बार करना पड़ता, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स में अलग वाई में अलग। तो अभी तो हमारे को इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पी इंटू आई कैप, आई कैप ये एक्स को ही दिखा रहा है क्योंकि ये आई कैप इसमें भी है, तो अपन एक बारी पी को खाली लिख रहे हैं, ये डायरेक्शन नहीं लिख रहे। यहां देखोगे बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें एक्स एक बार ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली 4y² बच जाएगा। y को कांस्टेंट मानना है क्योंकि x खाली, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। यहां देखेंगे तो x2 है, तो क्या फार्मूला, पावर डाउन कर दो और एक कम कर दो, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 8x इंटू वाई। ये हमारे पास आई कैप में था, ये हमारे पास किस में था, जे कैप। ये चीज अपने को दे रखी थी। तो अगर हम इसको अभी सोल्व करें
ये हमारे पास था डायपोल मोमेंट जो कि ओनली एक्स एक्सिस के लोंग थी, इसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा है। तो हमारे पास यहां से सोल्व करके आ जाएगा, ये तो हमारे पास एफ आ गया। थोड़ा सा और सोल्व करें अंदर वाली चीज को, जो बच्चों आई कैप के साथ चीज होती है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन भी ले लेते हैं हम। इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 का 4 बाहर ले लो, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ रहा है इन दोनों में से कॉमन। y भी कॉमन आ रहा है, तो y भी कॉमन ले लो, तो हमारे पास आ जाएगा 4y। ऑलरेडी p बाहर था ही, एक बारी मैं इसको रब करके फिर लिख देता हूं। हमारे पास y जो है, सॉरी जो f है, ये आ रहा है हमारे पास, यहां से y भी कॉमन आ रहा है, ठीक बताया, 4 भी कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा p4y। देखो इतने में अपने को दिख रहा है, कहीं ना कहीं आंसर ये आता दिख रहा है अपने को, डी। अंदर जब भी हो ना तो उसका रिजल्टेंट निकालने क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना हो रिजल्टेंट। देखो p का तो मैग्नीट्यूड साफ साफ था, पी आई कैप, तो p लिख दिया भैया, लेकिन इसमें x दोनों है, आई कैप भी है जे कैप भी, तो हमारे पास क्या होता है अंडर दी रूट। पहले इधर देखो, यहां पे क्या है हमारे पास, आई कैप के साथ क्या है हमारे पास y, क्योंकि y स्केयर में से y कॉमन आया था, तो आई कैप y x के कंपोनेंट का स्केयर। इसमें से क्या क्या कॉमन आ गया था, एक तो y हमने हटा दिया था यहां से, दूसरा हमने यहां से 4 कॉमन लिया था, 2 बच गया था। जब इसका भी स्केयर करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4x²। तो आप देखो ये डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, डी। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या समझ आ रही है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वो कह रहे हैं असर्शन क्या दे रखी है अपने को, जब हम जाते हैं पॉइंट चार्ज से दूर और डायपोल से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रेट से चेंज होता है, तो हम कहेंगे नो। क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वो होता है k/r²। सिमिलरली जब हम डायपोल उससे देखते हैं तो kp/r³। एक्सियल लाइन पे यहां पे 2 लग जाता है, इक्वेटोरियल पे 2 नहीं लगता। कहने का मतलब है यह r³ के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, वहां r² की टर्म में। तो ये तो गलत हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का देखो डायपोल का डिस्टेंस का सेम तरह चेंज होंगे, तो नहीं होंगे। इसका अब रीजन देखते हैं। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, वो तो ठीक है, पॉइंट चार्ज में होता है। और डायपोल में भी क्या रखा है, नहीं भाई, डायपोल में तो क्या होता है r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम कहेंगे ये भी रॉन्ग है। जब ये भी रॉन्ग तो हम कहेंगे बोथ आर फॉल्स। हेंस ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है डायपोल के लिए, एक एक करके तो सारे ही अपने को सोल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज नॉन जीरो। गलत है, क्योंकि एक चार्ज माइनस क्यू होता है, दूसरा प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज तो जीरो होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गलत है। r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चाहे वो एक्सियल लाइन हो या इक्वेटोरियल लाइन हो, ये भी गलत है। सी वाला मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये भी अगर आप कहो तो मैं आपको बता देता हूं CO2 वाला। तो CO2 में कह रहे हैं डायपोल मोमेंट जो है CO2 की मॉलिक्यूल की नॉन जीरो होती है, गलत है। ये देखो 2 मॉलिक्यूल आप याद रखो, आपके जनरली क्वेश्चन जो आएगा ना वो 2 मॉलिक्यूल में आएगा, या CO2 का या H2O का। अगर H2O का आएगा तो देखो बच्चों ऑक्सीजन यहां होती है, हाइड्रोजन यहां, हाइड्रोजन यहां। CO2 का आएगा तो कार्बन यहां होता है, ऑक्सीजन यहां, ऑक्सीजन यहां। यहां पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब इन नेगेटिव का आप सेंटर देखोगे इधर आ जाएगा, मतलब बीच में कोइंसाइड कर गया, कोई भी डिस्टेंस नहीं आया दोनों में। डिस्टेंस नहीं आया तो हम कहेंगे तो डायपोल मोमेंट है वो कितनी होती है, जीरो, क्योंकि Q × 2L होती है। इसमें देखोगे ना पॉजिटिव का सेंटर आ गया बीच में, नेगेटिव है, इनमें कुछ डिस्टेंस होता है। तो हमेशा H2O का मॉलिक्यूल है ना, वो बिना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट शो करता है, और CO2 का बिना उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कभी भी डायपोल मोमेंट शो नहीं करता। तो ये हमारे पास ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग था, ये भी रॉन्ग था, ये करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट अपने को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, एंगल दे रखा है, टॉर्क दे रखा है, चार्ज पूछा है, तो मैंने डायरेक्ट सोल्व करके बता दिया। टॉर्क का फार्मूला P sin थीटा होता है। यहां से हम पहले P निकाल लेंगे डायपोल मोमेंट, क्योंकि P निकालेंगे, E दे रखा है, थीटा दे रखा है, टाउ दे रखा है। P को फिर अपन बोलते हैं Q × 2L, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है, तो यहां से Q निकाल लेंगे। ये डायरेक्ट आप खुद ही कर सकते हो।
2 इंटू 10⁻³ मतलब कि ये हमारे पास आएगा 2 मिली कूलम आ जाएगा। 10⁻³ को मिली कूलम बोलेंगे। 8th क्वेश्चन देखो अपने को क्या रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो जेड एक्सिस की तरफ है और जो ये इंक्रीज हो रहा है मतलब समझ रहे हो, इस तरह से ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने ऐसे क्यों बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि जितनी लाइन पास पास आ जाएंगी ना उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। तो इससे दिख रहा है कि ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ये अपने को यहां तक समझना है। और ये किस रेट से बढ़ रहा है, 10⁻³ न्यूटन पर कूलम पर मीटर से। मतलब कि अपने को इन्होंने DE/dr भी दे दिया, जो कि कितना दे दिया, 10⁻3। अच्छा, ये तो मैंने दिखा दिया कि ऊपर की तरफ ये जो है बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो इंक्रीजिंग लिख रखा था, पॉजिटिव जेड। और फिर वो कह रहे हैं डायपोल मोमेंट दे रखी है एक सिस्टम की 10⁻5 कूलम मीटर, वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, मतलब कि नीचे की तरफ है। डायपोल मोमेंट नीचे होने का मतलब क्या, यहां नेगेटिव चार्ज पड़ा है, यहां क्या पड़ा है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होने का मतलब क्या, यहां पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, ऊपर क्या है, नेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और डायपोल मूवमेंट कहां चलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब बच्चों डायपोल मूवमेंट की वैल्यू भी देखो साफ साफ अपने को दे रखी है, 10⁻⁻5 कूलम मीटर। ये भी अपने को गिवन है। अभी दोनों चीजें अपने को गिवन है और फोर्स पूछा है। तो बच्चों अपने को फोर्स पूछा है तो फोर्स बता दीजिए आप, P इंटू क्या होता है, DE/dr। दिस वैल्यू इज डायरेक्ट गिवन टू अस 10⁻3, यहां 10⁻3 पुट कर देंगे। ये अपने को गिवन है 10⁻⁻5, यहां 10⁻⁵ पुट कर देंगे। जो फोर्स है वो हमारे पास आ जाएगा 10⁻2 न्यूटन। अच्छा, वैसे डायरेक्शन पूछता मैं, डायरेक्शन कहां होगी, तो आप देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव है और डायपोल का भी नेगेटिव है। यहां पे डायपोल का पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की साइड क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। बट नीचे ना इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तभी मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा नीचे खुलते हुए दिखाया, ऊपर क्राउडेड दिखाया है। जहां पे क्राउडेड होती है वहां फील्ड की स्ट्रेंथ हाई होती है। तो ऊपर नेगेटिव चार्ज को ये नेगेटिव गुस्सा कर रहा है, बहुत रिपेल कर रहा है, मतलब कि इससे ज्यादा से इस रिपेल, ये पॉजिटिव वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसको भी रिपेल कर रही है। बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो यहां पे फोर्स कम लगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अगर होता तो आप इसको नीचे की तरफ वाले क्या बोलते, नेगेटिव, मान लो नीचे को वाई डायरेक्शन, सॉरी जेड बोला था, नेगेटिव जेड एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि अपन जेड डायरेक्शन को ऐसे दिखा रखा है। तो हमको ये वैसे पूछते तो नेगेटिव जेड एक्सिस बोलना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहे हैं डायपोल मोमेंट दे रखी है अपने को इस तरह से, और कह रहे हैं कि अपने को देखो इस तरह से मानता हूं कि एक डायपोल पड़ा यहां, एक डायपोल पड़ा यहां, दोनों की डायपोल मोमेंट दे रखी है, एक की P दे रखी है, दूसरे की 64 टाइम P दे रखी है। वो कह रहे हैं आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब आप समझ जाओ, अगर ये नेगेटिव है यहां पे, सॉरी नेगेटिव है यहां पॉजिटिव है, तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां क्या नेगेटिव। अब इसके बीच में कहीं भी हम देखेंगे ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले सेंटर पॉइंट पे इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, बीच में कहीं पे डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। हमको दे रखा है कि दोनों बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है अपने को। और दोनों की डायपोल मोमेंट दे रखी है। वो कह रहे हैं बीच में बताओ कहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा। अपने से क्या पूछ लिया, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्यों ना एक एक्स डिस्टेंस ले लें जहां पर हम मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब देखो ये भी डायपोल की कौन सी लाइन बन गई, एक्सियल लाइन, और ये भी डायपोल की कौन सी लाइन बन गई, एक्सियल लाइन। तो अपने को ये समझ में आ गया, जब यहां पे दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 वाले का और 2 वाले का, तो नेट डायपोल मोमेंट यहां पे कितनी हो जाएगी, 0। ई का फार्मूला होता क्या है, K2P बाय आर क्यूब। हमने ये डिस्टेंस x माना तो ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू, यहां पे इसकी यहां पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायपोल की, ये समझ जाओ। अंदर छोटा मैंने ऐसे डायपोल बना दिया, ये चार्ज कैसा है नेगेटिव और यहां कैसा है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव बना रखा है। अब इसके लिए तो ये कौन सी लाइन होगी, एक्सियल लाइन। तो यहां क्या हो जाएगी 2kp, इसके लिए जो डायपोल मोमेंट है वो p नहीं है, क्या है 64 टाइम। तो यहां मैं इसकी डायपोल मोमेंट को 64p लिख देता हूं, 64p
डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा 25 था, ये x था, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का क्यूब। यहां से k कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब डिवाइड बाय 25 माइनस एक्स का क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 25 माइनस एक्स। अब हम इसको यहां ले आते हैं, इसको वहां ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। यहां पे इसको उधर लेके 5x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 25, तो यहां से x कितना आ जाएगा हमारे पास 5, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है, सेंटीमीटर में थी लेंथ तो हमने सेंटीमीटर में लिख दिया। अब हम 10th क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन में ये ग्राफ दे रखा है, इस तरह से कह रखा है, ये टॉर्क है बच्चों, टॉर्क देखो मैक्सिमम हो रहा है 50 और साथ में 10 की पावर क्या दे रखी है माइनस का 28, मतलब अपने को टॉर्क मैक्सिमम दे रखा है 50 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 28। फिर वो अपने को कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को गिवन होगा 40 न्यूटन पर कूलम, ये अपने को गिवन है। साथ साथ अपने से ये पूछा है कि डायपोल मोमेंट पूछी है अपने से। बच्चों देखो टॉर्क मैक्सिमम ग्राफ से देख लिया, ई पता है तो हमारे को टॉर्क का फार्मूला पता है, क्या होता है पीई साइन थीटा, और मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा कितने डिग्री होता है 90 डिग्री, या फिर हम कहें साइन थीटा क्या होता है वैल्यू 1 होती है। तो पी है ई है, टॉर्क अपने पास है, पी निकालना है, टॉर्क और ई है, तो यहां से देखेंगे हमारे पास डायपोल मोमेंट जो है वो आ जाएगी पी इज इक्वल टू, यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो, टॉर्क की वैल्यू कितनी है 50 इंटू दिस मच, और इसको ई से डिवाइड करना है, आप यहीं कहीं डिवाइड ही कर देते हैं क्योंकि पी जो है वो क्या जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो देखो ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी, 5/4 को हम बोलते हैं आई थिंक 1.25, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वो कह रहे हैं डायपोल अपने को दे रखा है, उसकी डायपोल मोमेंट भी दे रखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखी है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ये क्वेश्चन एक कर लोगे ना तो समझ लो आपने अनेक क्वेश्चन कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली इससे बाहर नहीं आएगा, एक आधे क्वेश्चन में आप कर लोगे। तो वो कह रहे हैं डायपोल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये चीजें कहां से आ गई तो ये सुनेंगे। देखो बच्चों जब भी डायपोल है और वो अपने को पता है उस पर जो टॉर्क लगता है भगवान की दया से उसका फार्मूला क्या होता है पीई साइन थीटा। देखो पहले मैं इसको पूरी सिचुएशन आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लेते हैं कि ये हमको दे रखा है, क्या दे रखा है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर एज्यूम कर लो कि ये जो है ये हमको दे रखा है डायपोल। जैसे यहां पे सारा का सारा कैसा चार्ज था पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप ये देख लो बच्चों यहां पे इस साइड अपने को दे रखा है पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव। अब आप देखो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, क्या ये वापिस जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। वापिस जाएगा, सीधा रुक जाएगा, थोड़ा आगे चला जाएगा, थोड़ा आगे। अब आगे जाएगा फिर उल्टा आएगा। जैसे मान लो ये डंडी पे यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये आगे जाएगा, अब सेंटर पे नहीं आएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा। तब ये जिंदगी भर ऐसे ऐसे चलता रहेगा अगर आइडियल कंडीशन होगी। और इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट थोड़ा देना चाहिए, मतलब थोड़ा ही घुमाना है। तब साइन थीटा किसके इक्वल मान लें, जब एंगल स्मॉल हो तो थीटा के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास इतनी सी चीज। टॉर्क का फार्मूला जो होता है बच्चों ये अपन को +1 के कंसेप्ट से पता है। टॉर्क होता है आई अल्फा। जैसे फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जैसे टॉर्क होता है घूमने वाला मास, मतलब कि मोमेंट इनर्शिया इंटू घूमने वाला एक्सेलरेशन। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास पीई थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। मैं आपको बता दूं ये चीज आई कहां से, क्योंकि बच्चों आपने एसएचएम चैप्टर पढ़ रखा है बचपन के अंदर। एसएचएम चैप्टर क्या होता था जिसमें ओमेगा इज इक्वल टू आता था, ओमेगा इज इक्वल सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये एसएचएम के एक्सेलरेशन की एक पैट इक्वेशन थी। जब अपन यहाँ पे एंगुलर एक्सेल देखेंगे तो यहां अल्फा आ जाएगा, तो यहां भी क्या आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बस माइनस साइन में नहीं ले रहा क्योंकि माइनस स्टेटमेंट में भी नहीं है
और वो डायरेक्शन को दिखाता था। तो यहाँ थीटा से थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आई इसके डिवाइड में आ जाएगा और फिर स्केयर आएंगे, वहां रूट आएगा, तो पी ई डिवाइड बाय आई का रूट आ जाएगा। रूट का मतलब पावर हाफ होती है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12th क्वेश्चन में अपने को ये सारी कंडीशन दे रखी है और कुछ पूछ रखा है। देखो वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस के अंदर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो है वो इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। बच्चों मतलब यहां पे फील्ड ज्यादा है, यहां पे फील्ड क्या है, कम। यहां फील्ड ज्यादा है। अच्छा, फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पे ये नेगेटिव वाला, तो मान लो कोई प्लेट पड़ी है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला जो है ये इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। जीतेगा कौन, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बढ़ती जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये वाली साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीतेगी, जिसकी वजह से उधर की ओर फोर्स लगेगा। कहां की ओर फोर्स लगेगा, उधर की ओर, उधर की फोर्स लगेगा। इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले हमारे पास दो ही ऑप्शन है। अब इसके बाद अपने को आगे पढ़ना पड़ेगा, क्लॉकवाइज जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑब्वियसली बात बच्चों यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, ये इस नेगेटिव चार्ज को हाईली रिपेल करेगा, ये ऐसे भाग जाएगा, घूमेगा, तो ऐसे जाएगा, तो इस डायरेक्शन कौन सी बोलेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, सारी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन में तीनों चारों वाला भी ऑप्शन है। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, ये ठीक है। फिर वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डायपोल एट ए पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर डिपेंड अपॉन आर एज वेल एज द एंगल बिटवीन द आर। वो कह रहे हैं अगर अपन कहीं पे भी डायपोल मोमेंट देखेंगे ना, कहीं पे भी डायपोल मोमेंट देखेंगे तो वो एक तो थीटा पे डिपेंड करता है और आर पे, एट एनी पॉइंट की डेरिवेशन में हमने समझ रखा है। एक तो डायपोल मोमेंट कहां डिपेंड करेगी, थीटा पे, दूसरा पे करेगी आर पे। तो ये भी फर्स्ट लुक के अंदर स्टेटमेंट ठीक लग रही है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो इस तरह से देखा जाता है, ना कि ऐसे, क्योंकि डायपोल की एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल का फार्मूला होता है बच्चों के पी बाय आर स्क्वेयर, के पी बाय आर स्क्वेयर। तो पोटेंशियल हमेशा आर स्क्वेयर के टर्म के अंदर क्या होता है, कम होता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लास्ट वाली देखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पड़ा है वो एक्सपीरियंस करेगा नो नेट फोर्स। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा तो नेट फोर्स तो लगेगा नहीं, टॉर्क लगेगा। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा। साइन थीटा हटा के हम क्या लगा सकते हैं, क्रॉस, तो ये पी क्रॉस ई। तो अपने पास जो सारे ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बढ़ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 पे। वो कह रहे हैं डायपोल मोमेंट पी है, उसको हमने कहां रखा है, पी को रखा है, कोई एक डायपोल को रखा है सेंटर ऑफ रिंग के ऊपर, जैसा कि अपने को यहां दिखा भी रखा है, ये रिंग के सेंटर के ऊपर रखा है। और इस तरह से मान लेते हैं कि हमारे पास लेट ये इस लोक का पर रिंग मान ली, ठीक है। अब क्या दे रखा है अपने को, इस रिंग की जो एक्सिस है, जो ये यहां से जो ये लाइन जा रही है, ऐसे यहां पे डायपोल पड़ा है, समझ आ रही। और अपने को बताया अगर यहां पे मान ले नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो उसके लिए ये पॉइंट कहां बन जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। ये नेगेटिव पॉजिटिव इक्वेटोरियल लाइन पे डायरेक्शन कैसी होती है, एंटी पैरेलल। ये हमको हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई हमारे पास, और ये कह रखा है रिंग की रेडियस आर है, चार्ज क्यू है, और अपने को कह रखा है कि रिजल्टेंट फोर्स बताओ। मतलब फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। तो पूरी रिंग के ऊपर नेट चार्ज क्यू है, तो हर पॉइंट पे हम देखेंगे इस पे इस तरह से फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा, तो नेट चार्ज इंटू ई हो जाएगा। नेट चार्ज अपने को ई दे रखा है अपने को कितना, केपी बाय आर क्यूब, ये होता है इक्वेटोरियल लाइन पे, और साथ में क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, केपी बाय आर क्यूब इंटू क्यू। तो ई था, क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, एफ आ गया। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है बी, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों 15 क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में एकदम थोड़ा सा टेक्निकली हाई फाई लगता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन। यहां पे अपने को डायपोल मोमेंट दे रखी है ये, और पूछा है कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो बच्चों देखो, हमने ये एक्स डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये भी एक्स को दिखा रहा है। अगर हम कहें डायपोल मोमेंट, इसको दो पार्ट मान ले कि ये दो डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट है,
क्योंकि दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो बस प्लस का साइन होता है। तो यहां पर हम इसको P1 मान ले, इसको P2। तो P1 किस साइड है, एक्स की साइड, और है कितना आई कैप। और P2 किसकी साइड है, जे कैप की साइड, मतलब वाई की साइड, और रूट वैल्यू कितनी है, √3। अब ये दो हमारे पास डायपोल बन गए अलग अलग। इस पॉइंट के ऊपर अपने को क्या करना है, डायपोल मोमेंट बतानी है, नेट। यहां पर अपने को बतानी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, सॉरी। तो जो ये पहले वाले के तुम ये पॉइंट देखोगे ना, ये होगा कौन सी लाइन के ऊपर, एक्सियल लाइन पे। कौन सी लाइन के ऊपर, एक्सियल पे। और जो इसके लिए ये वाला पॉइंट कौन सी लाइन पे होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे तो हम देखेंगे यहां पर एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है, इधर। और इक्वेटोरियल के लिए क्या होती है, एंटी पैरेलल। होती है कि नहीं होती। तो अब हम इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो चलो पहले मुझे सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा ई, जो E1 अपन मान लेते हैं, जो इस वाले P1 की वजह से है, जो P1 अपन ने यहां माना था, इसकी वजह से हो जाएगी 2kp/r³। r³ इसमें r कितना है, डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। और P की जगह हमने P की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, ओनली 1 आई कैप। तो P की वैल्यू 1 है, यहां 1 भी लिख देंगे हम। सिमिलरली अब E2 कितना हो जाएगा, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इसके लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर लाई करता है, तो kp/r³। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास P की जगह कितनी वैल्यू पुट कर दूं, √3 जे कैप, और यहां मुझे पुट करना है 1 आई कैप। तो यहां पे मैंने पुट कर दिया आई कैप, यहां मैंने पुट कितना कर दिया बच्चों, √3 जे कैप। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर है। आपको वेक्टर अच्छे से आता है, दो वेक्टर दे रखे हो, उनका नेट रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों को ऐड कर दो, बस सिंपल सी बात है। तो क्या आ जाएगा देखो, के तो सब में यहां भी नीचे 8 आ जाएगा। जब आप ये डिस्टेंस देखेंगे 2 का क्यूब, तो यह कितना आ जाएगा, 8। तो ये 8 और ये 8, ये कॉमन आ रहा है, के भी कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास के और 8 तो क्या आ गया, कॉमन। अब देखो हमारे पास के 8 वाला वैसे ऑप्शन या तो ए है या सी है। अभी और भी आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, यहां से बच जाएगा 2 आई कैप, प्लस में यहां से क्या बच जाएगा, √3 जे कैप। चलो इसका रिजल्टेंट निकालो। तो अंडर दी रूट, अभी अंदर वाली चीज को सोल्व कर रहा हूं, ये साथ साथ चलता आ रहा है। तो ये 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना, 7, √3 का स्क्वायर 3, 4 + 3 कितना, 7। तो अंडर दी रूट 7 और ये बचा k/8, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16वें क्वेश्चन में अपने को देखो बच्चों क्या कह रखा है, ये कह रहे हैं हेक्सागन दे रखा है और इससे एक्स डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर, मतलब यूं समझ लो कि इससे बाहर की तरफ आना है, एक्स डिस्टेंस ऐसे बाहर आना। जब तुम एक्स डिस्टेंस बाहर आ जाओगे बच्चों, तो ये पॉइंट यूं समझ लो, मेरा जब हाथ है ना, ये हवा में, ये पॉइंट मान लो कि यहां पे अपन देख रहे इस तरह से, समझ आ रही। तो ये पॉइंट हवा में है, उसको मैं यहां डिनोट कर देता हूं। आप यहां जब देखेंगे ना बच्चों, यहां पे, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पूरा डायपोल बन रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा जहां पे अभी मेरा हैंड है, एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करेगा ये। जैसे ये देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज थे, इससे मैं दूर आ रहा हूं, इससे कहा आ रहा हूं मैं, दूर की तरफ आ रहा हूं। तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी इसके लिए, इक्वेटोरियल लाइन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत यहां तक। तो आप ये समझ गए कि यहां जो पॉइंट होगा इसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर, ये जो पॉइंट है उसके लिए डायपोल मोमेंट देखो, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इधर जाएगी। तो पहली डायपोल मोमेंट आ गई, इन दोनों चार्ज को अपन ने खत्म कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर इसकी जो डायपोल मोमेंट है नेगेटिव, इसकी कैसी है, डायपोल मोमेंट नेगेटिव जो पॉजिटिव, इसकी वजह कहां जाएगी, इधर। इसमें कोई डाउट है। अपने को इतना भी पता है कि यहां पर ये जो एंगल होते हैं, देखो एक तो उधर गया है, एक इधर, ये एंगल 60 डिग्री होते हैं, क्योंकि हेक्सागोनल के अंदर हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, सारे एंगल 60-60 होते हैं। अब इसकी और उनमें, क्योंकि डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, ये उधर की ओर जाएगी, ये कहां जाएगी, उधर। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60। तो हम पहले तो मान ले कि ये P किसी भी दो चार्ज के पेयर की वजह से इस पॉइंट जो कि बाहर है, इससे बाहर है, इस पॉइंट के ऊपर कहीं पे लाई कर रहा है।
समझ आ रही? तो यहां पर मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोल गया, आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से मान लेते हैं ई नोट और ई नोट आ रही है। अब बच्चों ये एंगल 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री, तो आप मुझे बताओ इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, इसमें और इसमें कितने डिग्री का एंगल हो गया? 120। जब भी दो वेक्टर 120 पे हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से करके देख सकते हैं, और 120 डिग्री एंगल पे तो रिजल्टेंट जो है ए ही आ जाता है। ऐसे ही ई नोट का रिजल्टेंट भी क्या आ जाएगा बीच में? ई नोट। तो अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म है, इनका रिजल्टेंट आ गया। अब जो पहले वाला ई नोट था, एक उन दोनों का रिजल्टेंट है, दोनों सेम साइड है, तो जो ई नेट है, ई नेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 टाइम ई, तो 2E आ जाएगा। चलिए 2 हमने लिख दिया। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? के पी बाय आर क्यू। के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के लिख दिया। पी कितना होता है? क्यू। क्यू की जगह कैपिटल क्यू दे रखा है, कोई भी एक चार्ज ले लो, माइनस या प्लस। 2L। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अगर लेंथ इसकी एक साइड ए है तो ए तो इतना हो गया काम, और ए इसके आगे वाला, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया? 2A। 2A डिवाइड बाई, इससे x दूरी पे बताना है, तो x का क्यूब। तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो आई थिंक ये 2 4 से 4 कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन सेम ऐसा पहले हम कर चुके हैं, बस अब की बारी अपने को ये बताना है, वैल्यू चेंज है थोड़ी सी बस। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में और इंक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है? इंक्रीज। पॉजिटिव जेड एक्सिस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। और एक डायपोल पड़ा है जो कि उसकी डायपोल मोमेंट नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर है। तो अपने को जो गिवन है पहले में वो लिख दो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस मान लिया, ऊपर की तरफ वाली जेड एक्सिस मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो लाइंस मैंने ऐसे मिलता दिखा दिया। तो ये हमको नीचे पूरी कोई पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं, ऊपर कैसी मान लेते हैं? नेगेटिव प्लेट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और किस रेट से चेंज हो रहा है? 10 की पावर डीई बाय जो डी आर दे रखा है वो अपने कितना दे रखा है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम गिवन है। इसके अंदर एक डायपोल पड़ा है, जो डायपोल पड़ा है उसकी डायपोल मोमेंट अपने को कितनी दे रखी है? माइनस यहां मान लो, प्लस यहां, क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस दे रखी है। तो और ये वैल्यू अपने को दे रखी है 10⁻⁻7, मतलब डायपोल मोमेंट भी दे रखी है 10⁻⁻7 कूलम मीटर। फोर्स का बच्चों डायरेक्ट फार्मूला होता है P इंटू डीई बाय डी आर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। अब ये वैल्यू अपने को डायरेक्ट दे रखी है 10⁵, ये वैल्यू अपने को दे 10⁻⁻7, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10⁻⁻2 आ जाएगा। अब -2 के देखो दो ऑप्शन है, ए और बी। बस फोर्थ में क्या था? ऑप्शन एक था तो इजी था। अब हमें यह पता है कि फोर्थ में भी एक्सप्लेन किया था, अब भी कर रहा हूं। अगर यहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है ऊपर की साइड और ये नेगेटिव, इस नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल, तो ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे आएगा इसलिए माइनस में आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। 18 में बच्चों अपने को बहुत इजी सी बात पूछ रखी है। वो कह रहे हैं कि एक जेड एक्सिस के ऊपर क्या पड़ा है? मान लेते हैं डायपोल। जेड एक्सिस पे क्या पड़ा है? डायपोल। और इस तरह से पड़ा, मान लो जेड एक्सिस है और यूं पड़ा, ये ओरिजिन पे उसका मिड पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं कि बच्चों अपने को जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड आना है एक्सियल लाइन पे, वो ई जेड दे रखा है, इक्वेटोरियल पे ई वाई, मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई वाई दे रखा है, और यहां जो दे रखा है जेड एक्सिस में वो ई जेड दे रखा है। बच्चों अपने को ये पता है अगर ये नीचे डायपोल पड़ा है, मान लेते हैं ये -Q चार्ज था, यहां कहीं +Q चार्ज था और ये डायपोल पड़ा था, तो ये पॉइंट डायपोल की कौन सी लाइन पे आ गया? एक्सियल पे। कौन सा पॉइंट? ई जेड वाला। और ये कहां आ गया? इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया। तो हम कहेंगे ये इक्वेटोरियल लाइन आ गई इस डायपोल की। अपने से इनडायरेक्टली एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशियो पूछी है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों अपने पास? ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल अगर हमें करना हो तो ये तो होता है 2kp/r³, 2kp/r³ और ये होता है kp/r³। ये kp/r³ कैंसिल हो जाएगा तो 2:1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों ऐसा कह रखा है, देखो ये थोड़ा सा डायरेक्ट थ्योरी, पहले थ्योरी पे कमांड होनी चाहिए।
ये अपने को डायपोल दे रखा है, ये पी पॉइंट है जो कि 20 सेंटीमीटर पे पाई बाय 3 एंगल पे। हमें पता है इसके लिए अपने को वैसे दो बातें पता है, क्या क्या। एक तो हम देखते थे यहां पे E1 आता था, यहां आता है E2, और इन दोनों की जो रिजल्टेंट आता है वो होता है ई नेट, और ये अल्फा डिग्री एंगल बनाता है। कितने डिग्री एंगल बनाता है? अल्फा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना अपने को ये अल्फा, अच्छा एक चीज अपने ने और पढ़ रखी है कि हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा होता है ना, ये होता है 1/2 टेंजेंट थीटा। थीटा हम इसको मानते हैं। अब क्वेश्चन में ना ये कह दिया अपने को कि ये जो ई नेट है वो एक्स एक्सिस के साथ नीचे एक्स एक्सिस और थीटा एंगल बना है। तो पहले तो हम अपने फॉर्मूले को चेंज करें, इसको हम थीटा बोलते थे, तो थीटा ना बोल के π/2 बोलेंगे, ये हम थीटा इसको लेते थे। और उस फिगर से देखो इस तरह से कह रखा है, हमारे को पता है अल्फा एंगल आता था ये वाला ई नेट, पर वो बैक लिए तो कहां बना रहा है? थीटा एंगल। अब अपने को बच्चों ये बताना है थीटा कितना होगा। इस फिगर को एनालाइज करो, थीटा जो है वो क्या होगा? इंटीरियर एंगल का सम, जो कि π/3 प्लस अल्फा होगा। फिर अपने को पता है टेंजेंट अल्फा होता है हाफ ऑफ टेंजेंट, जिसको हम पहले थीटा मानते थे, वो π/3 है। और हमारे को ये पता है कि टेंजेंट π/3 मतलब टेंजेंट कितने डिग्री होगा? 60 डिग्री। ये होता है √3, तो ये आ गया √3/2। ये पूरी चीज √3 है। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा? वहां जाके टेंजेंट इनवर्स √3/2 इसमें पुट कर दो, तो आ जाएगा π/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स √3/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20th क्वेश्चन में अपने को ये कह रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने को दे रखा है CXI के, मतलब कि CX दे रखा है, एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है और आई डायरेक्शन में चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, फिर क्या रखा है कि 2 पॉइंट है, तो x x1, और एक बार रुको, वो कह रहे हैं हमारे पास डायपोल है प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज जो हमने ले लिया, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 2a है, और इट्स सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस। जो सेंटर है ना डायपोल का वो कितने डिस्टेंस पे है? x1 पे, एक्स एक्सिस पे। अच्छा बच्चों, अगर मैं कहूं इसके लिए बताओ इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? Q इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप देखोगे ना तो अपने को यहां पे x की वैल्यू कुछ पुट करनी पड़ेगी। पूरा ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था सेंटर तक का वो कितना था? x1। ये डिस्टेंस a है, ये a है। अब x1 में से a चला गया, बचा वो डिस्टेंस कितना हो गया ओरिजिन से? x1 माइनस a। अच्छा, और ये वाला डिस्टेंस अगर a है तो x तो यहां तक था ही, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? x1 प्लस a। अब हमारे पास दोनों पॉइंट के लिए ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालनी होगी, तो अपने को एक बार डिस्टेंस क्या पुट करना है इस a वाले पॉइंट के लिए? x1 माइनस a। ओरिजिन से सारे डिस्टेंस देख रहे हैं, उसके लिए क्या डिस्टेंस पुट करना है? x1 प्लस a। और हमें बताया एफ नेट निकाल लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ता जा रहा है एक्स के साथ साथ, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया फोर्स को, तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। जब माइनस करोगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, क्यू इंटू 2a को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो हमारे पास आ जाएगा P इंटू सी, और नेट फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लगेगा, इसलिए हमारे पास साथ में क्या आ गया? आई कैप। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर, अब थोड़ा सा इजी टॉपिक आ गया जो रिलैक्सिंग टॉपिक है, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के ऊपर है। वो कह रहे हैं एक डायपोल है, अगर वो पड़ा होता है किसी क्लोज सरफेस में, नेट फ्लक्स कितनी आती है? 0। अब क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि नेट जो है अंदर डायपोल पड़ा है, वो कह रहे हैं डायपोल को बाहर निकाल रहे हैं। बच्चों अभी फ्लक्स है 0, जब ये डायपोल बाहर हम निकाल रहे होंगे तो आप देखो अभी एक चार्ज जरूर डायपोल के अंदर रह जाएगा, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव, तो एक चार्ज अभी क्यू अंदर आ जाएगा और एक क्यू को हम बाहर निकाल चुके हैं, तो इसकी वजह से फ्लक्स कितनी आ जाएगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए हम कहेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक होगा, 0 ठीक नहीं होगा इसमें, क्योंकि डायपोल को बाहर निकाल रहे हैं। अंदर डायपोल पड़ा होता तो नेट चार्ज 0 होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता? 0। क्वेश्चन नंबर 22, ये और भी इजी है। अपने को पता है नेट फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्यू बाय एप्सिलॉन, और फाई होता क्या वैसे? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस या डी ए, तो ई डॉट डी ए होता है, ये अपने को पता होता है बच्चों। अब हमारे पास यहां देखो जो क्यू नेट है इसके अंदर कितने चार्ज है? Q1 Q2 Q3। नेट चार्ज बाय में हमने क्या कर दिया? एप्सिलॉन नोट। नेट चार्ज बाय में एप्सिलॉन नोट करेंगे
और यहां पर हमारे पास ऑप्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सभी चार्ज की, इनटू में डी ए, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ए क्यों होंगे, क्योंकि इसके नीचे डिवाइड में 2 था। ये क्यों होंगे, इसमें Q1 चार्ज को, Q4 चार्ज को ले रखा जो कि बाहर है, हमें सरफेस के अंदर वाले चार्ज लेने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वो कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो सेंटर ऑफ स्फीयर पे पड़ा है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, सेंटर ऑफ स्फीयर पे पड़ा है। बच्चों ये एक स्फीयर ले लिया, इसके सेंटर पे डायपोल पड़ा है, जो फ्लक्स आ रही होगी स्फीयर में से 0 आ रही है, यही करेक्ट है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द स्फीयर इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट एवरी पॉइंट ऑन द स्फीयर, ये भी रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउट द साइड द स्फीयर, ये भी रॉन्ग है। क्योंकि बच्चों देखो डायपोल जब भी पड़ा है ना, तो नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव अंदर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ए। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। बच्चों इस केस में देखो अपने पास जो अंदर चार्ज है, चार्ज होता है हमारे पास लैम्डा इंटू एल, क्योंकि हमारे को पता है जो लैम्डा है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमारे को इसके अंदर की लेंथ पता कितनी है, अगर ए रेडियस है तो ये 2a इसकी क्या होगी लेंथ। तो अंदर चार्ज कितना हो गया, एल को उठा के मैंने क्या लिख दिया 2a, लैम्डा इंटू 2a। इसमें देख रहे हैं बच्चों अपने को एक डायगोनल वो वाला एंड से यहां से बाहर आ रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। इसकी लेंथ जब भी निकालनी है बच्चों, सबसे पहले तो ये वाली लेंथ निकाल लो अंदर वाली। अगर ये साइड ए है, ये ए है, तो ये कितनी होगी a√2। फिर ये साइड आपको पता है, जो अपोजिट डायगोनल हम निकालते हैं, मैं ये वाला निकाल के दिखा रहा हूं। अपोजिट डायगोनल क्या होता है, फिर ये साइड ए है, नीचे वाली a√2 है, तो अपोजिट डायगोनल हमेशा होता है a√2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमारे पास जो अपोजिट डायगोनल है ना, वो हमेशा ही पाइथागोरस से आ जाएगा हमारे पास a√3। तो बच्चों अब हमने ये देख लिया, इस वाले की लेंथ जो थी वो तो थी हमारे पास 2a, तो 4 था लैम्डा इंटू 2a। इसकी लेंथ हमारे पास आ गई थी √3a, कितनी आ गई थी √3a लेंथ आ गई थी, और चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी, तो नेट चार्ज इसके अंदर आ गया लैम्डा इंटू √3a। अपने को रेशियो बतानी है फ्लक्स की, दिस बाय दिस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a और लैम्डा कट जाएगा देखो, क्योंकि फ्लक्स की रेशियो बतानी है ना। फ्लक्स होता क्या है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप 5:1 5:2 की रेशियो लोगे तो क्या आनी चाहिए, चार्ज 1 बाय चार्ज 2। इसमें चार्ज कितना है, लैम्डा इंटू में √3a, और इसमें कितना है हमारे पास, लैम्डा अपॉन में 2a। तो लैम्डा से लैम्डा 2a से कट जाएगा, √3/2 है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन के अंदर अपने को कह रखा है एक स्फीयर जिसकी रेडियस r है, तो अपने को इसके अंदर जो चार्ज दे रखा है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो हमने ये थ्योरी लेक्चर में पढ़ रखा है। अगर हम इनसाइड देखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है इनसाइड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। r लिख लो x लिख लो, एक ही बात है। तो और इसका ग्राफ भी आपको याद हो तो स्फीयर के केस में ऐसा ग्राफ बनता है। हाँ, और शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और उसका ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह से बनता है, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहां देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r कह लो या x, क्योंकि r डिस्टेंस है, इसमें x कह रखा है बस। तो अंदर के अपने को डिस्टेंस दे रखा था x, तो हमने लिख दिया, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपने को पोटेंशियल दे रखा है इनसाइड द स्फेरिकल शेल, और अपने से अंदर चार्ज डेंसिटी पूछ रहे हैं, और अपने को ये पोटेंशियल दे रखा है। E का फॉर्मूला होता है E = -dV/dr। बस V को इन्होंने फाई से लिखा है, पोटेंशियल को हमने यहां लिख दिया। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा, 2 आ जाएगा डाउनवर्ड, और हमारे पास यहां पर आ जाएगा B का जो ये B का 0 आ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा -2ar, क्योंकि नेगेटिव पहले था। अब हमारे पास E आ गया, तो अपने को पता है E जो होता है वो होता क्या है, E.ds मतलब फ्लक्स का, इसका फॉर्मूला होता है Q/ε0। अगर हम स्फेरिकल शेल ले लें r रेडियस की, हमने जो स्फेरिकल शेल लिया वो कितने रेडियस की लिया, बाहर r रेडियस की, तो इसके अंदर देखो अपने को कह रखा है r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये जो r था ये सेंटर से डिस्टेंस था इस चीज का, स्फेरिकल शेल का। तो हमारे पास यहां से आ जाएगा इस ds का इंटीग्रेशन 4πr², ये अपने ने निकाल रखा था। यहां से अब अगर हम चार्ज निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, 2 × 4 क्या हो गया 8, तो ये आ गया हमारे पास चार्ज।
चार्ज आने के बाद इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया हमने, स्फेरिकल शेल को किससे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से। वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आप देख लेना, इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा -6a एप्सिलॉन नॉट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ग्राफ है जो होलो शेल के लिए अपने को दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। वो कह रहे हैं, पहले तो इसमें ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसको हटा दो। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से केस दे रखा है कि अंदर चार्ज है Q1 और बाहर अपने को चार्ज दे रखा है Q2, और अपने से पूछ रहे हैं ये जो सरफेस है इस क्लोज सरफेस को S माना गया है। वो कह रहे हैं कोई पॉइंट हमने सरफेस पे ले लिया, S पॉइंट ले लिया मान लो सरफेस पे, तो ये S पॉइंट सरफेस पे ले लिया, और जो फाई है वो पॉइंट कहाँ है, वो बाहर है कहीं पे, 5 पॉइंट बाहर है और S पॉइंट सरफेस पे है। तो अपने से पूछ रहे हैं क्या Q1 चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा, फ्लक्स भी। तो ऑब्वियस सी बात है Q1 इसके अंदर है, अगर Q1 चेंज होगा तो इसके अंदर से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस भी क्या होंगी, चेंज। फ्लक्स भी चेंज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होगी। तो ये तो हमारे पास ये ठीक है। वो कह रहे हैं Q2 चेंज होगा तो E तो चेंज होगा, क्योंकि Q2 का तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बच्चों, ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जैसे कि मैं डायपोल का केस बताता था, डायपोल की एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है, लेकिन नेट फ्लक्स इसी से बाहर आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स का एक कई डायरेक्ट लिंक नहीं है, मतलब कि आप सोचो फ्लक्स 0 है या फ्लक्स चेंज नहीं हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, इसके चारों बस इसमें नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकलेंगी, फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस है, इसका फ्लक्स पे कोई भी रिलेशन नहीं होगा, और इसके Q2 के चेंज होने की वजह से फ्लक्स भी है वो चेंज होगा। थर्ड में कह रहा है अगर Q1 को 0 कर दो, इसको नॉन 0 रखो। अगर Q1 0 हो गया, इसके अंदर वाला चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स 0 हो जाएगी, और Q2 नॉन 0 है, Q2 का तो फ्लक्स से कोई लिंक नहीं था, अगर Q2 नॉन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा इसका। तो ये भी ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29 में क्या रखा है कि अपने को एक क्यूब दे रखा है, उसके एक कॉर्नर के ऊपर अपने को 8 क्यू चार्ज दे रखा है। तो देखो अगर ये क्यूब है तो इस क्यूब के कॉर्नर पे ऐसे चार्ज पड़ा है। अब इस क्यूब के अंदर है ना, अंदर वाला क्यूब मानो जो इसकी बिल्कुल अंदर की साइड है, तो इसके चारों ओर 8 क्यूब और आ सकते हैं। 8 क्यूब कौन कौन से, एक तो इधर, एक इसके जो बिल्कुल दो इसके बैक साइड, 3D में आप समझोगे तो 2 क्यूब क्या आ सकते हैं बैक साइड, और 4 के 4 क्यूब आ सकते हैं ऊपर। जैसे कि मैं अपने बच्चों को समझाता हूं कि मान लो ये हमारा रूम है, इस रूम के अंदर अगर बीचों बीच एक कैमरा लगा हुआ है, वो कितने रूम में फोकस कर सकता है। बच्चा कहेगा एक रूम में तो जहां हम खड़े हैं सर यहाँ, एक हमारे पीछे वाले, अगर बिल्कुल कॉर्नर पे कैमरा लगा है वो 360 पे घूम सकता है, तो 2 इसके पीछे वाले, ऐसे कैसे 4 ऊपर वाले, तो एक सरफेस, 2 इस साइड वाला, दूसरा 2 इसके पीछे वाले, टोटल 4 होगी, 4 ऊपर। तो 8वां हिस्सा जो है ना क्यूब के चार्ज का एक क्यूब के अंदर होता है। अपने को 8 क्यूब चार्ज दे रखा है किसी भी एक कॉर्नर के ऊपर, इसके अंदर तो बिल्कुल बनेगा ना, जो बनेगा बिल्कुल जो इस क्यूब का जो एंड होगा वहां पे 8 क्यूब चार्ज पड़ा है। तो एक क्यूब कितना चार्ज पार्टिसिपेट करता है, इसका 8वां हिस्सा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 8 क्यूब में से 8 कट हो गया, तो क्यूब चार्ज किसी भी एक क्यूब के अंदर है। हमारे को फ्लक्स का फार्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज हमारे को पता है किसी क्यूब में कितना है क्यू, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। वो कह रहे हैं इनफाइनाइट लॉन्ग हमारे पास स्ट्रेट वायर है और उसकी 18 सेंटीमीटर दूर अपने को बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है जो कि अपने को दे रखा है 1/3। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करूं, नीचे आ जाएगा 4। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁻⁹, ये मैंने लिख दिया, और ये 2 ये वाला भी यहां लिख दिया, डिवाइड बाय आर। आर अपने को कह रखा था 18 सेंटीमीटर अवे अपने को देखना है, अब 18 सेंटीमीटर अवे देखोगे तो ये 18 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 9 की टेबल देखो, 9 1 जा, और यहाँ पे क्या जाएगा 9 2 जा, ये 2 से 2 कट जाएगा। 1/3 को बोलते हैं अपन 0.33, तो आ गया 0.33 × 10⁻⁹, या मैं कह दूं इसको हम लिख सकते हैं 100 से डिवाइड करके 33 into 10⁻11,
33 इंटू 1.3, जस्ट ए मिनट बच्चों, सॉरी, ये जो था ना ये सेंटीमीटर में दे रखा था अपने को, 100 से इसको और डिवाइड करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 0.33 इंटू 10⁻11। तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। वो कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो स्मॉल वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अपने को ये कह रखा है कि फ्लक्स जो है स्फेरिकल सरफेस की कोई रेडियस नहीं रखी। देखो बच्चों, यहां से जो फ्लक्स बाहर निकल रही है वो निकल रही है, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो टोटल फ्लक्स की देखिए 20 वोल्ट मीटर, ये भी एक फ्लक्स की यूनिट होती है। वो कह रहे हैं अगर जो है ना ये जो रेडियस थी 10 सेंटीमीटर थी, कितनी थी 10 सेंटीमीटर, वो कह रहे फ्लक्स कितनी होगी, एक और स्फीयर ले लिया, इसके बाहर एक स्फीयर और ले लिया। अगर देखो बच्चों इसमें से जो फ्लक्स निकल रही है ना, फ्लक्स कभी रेडियस पे या साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस है, इसके अंदर जो चार्ज पड़ा है उस पर डिपेंड करती है। और गॉस थ्योरम से होता क्या है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम कहेंगे फ्लक्स जो है वो बाहर के एरिया पे डिपेंड नहीं करती, अंदर वाले चार्ज पे करती है, क्योंकि इसमें चार्ज तो फिक्स है, बाहर कितना बड़ा एरिया करता था। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे बैलून वाला आया था, एक बैलून में चार्ज क्यों है, अगर बैलून को फुलाते जा रहे हैं तो क्या फ्लक्स ज्यादा बाहर निकलेगी या कम, तो होंगे कि फ्लक्स सेम बाहर निकलेगी। तो इसलिए इसका भी आंसर आ जाएगा 20 VM, मतलब 20 वोल्ट मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। बच्चों अपने को बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ये कह रखा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा अगर हम देखेंगे चार्ज, तो चार्ज आ जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ। अगर मैं इतने पोर्शन की लेंथ निकाल लूं तो बात बन जाएगी। ये देखो बहुत इजी है, ये अगर अपने को डिस्टेंस दे रखा है r/2, ये आधी रेडियस दी रखी है, सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा r। पाइथागोरस से आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लोगे जो कि होगा बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो ये होगी हमारे पास जो L है जिसको हम ये पूरी लेंथ मानेंगे, वो इतने पोर्शन का डबल होगा। एक बार पहले ये x निकाल लेते हैं, यहां से x निकाल दो, उसका 2 टाइम कर देंगे, तो L है वो 2x हो जाएगा। अब x क्या है वो पाइथागोरस से निकाल लेंगे, हमारे पास तो 2 इंटू सारी चीज आ जाएगी √3r। अब फ्लक्स का फार्मूला अपने को पता है बच्चों क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है हमारे पास, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज आपने बच्चों निकालना है, लैम्डा इंटू एल होगा, तो लैम्डा की जगह लैम्डा लिख दिया। एल जो है मतलब कंप्लीट ये वाली लेंथ जो कि 2x करके निकली है, वो कितनी आ गई √3r डिवाइड बाय क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर इससे हम देखते हैं हमारे पास जो है आ जाएगा लैम्डा √3r एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वो कह रहे हैं इसके अंदर ये 4 अलग अलग शेप दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इसमें देखो 2Q, इसमें भी 2Q चार्ज है, इसमें भी आप देखोगे प्लस Q से माइनस Q खत्म हो जाएगा, 2Q चार्ज बचा। इसमें 8 तो प्लस का है और 6 माइनस के, प्लस का 2Q अंदर बचा, बाहर से कोई लिंक नहीं होता, बाहर का चार्ज असर नहीं करता। तो सभी के अंदर जो नेट चार्ज है वो कितना आ रहा है, प्लस का 2Q। फार्मूला क्या होता है हमारे पास फ्लक्स निकालने का, फार्मूला होता है phi इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बस नेट चार्ज 2Q है, तो सभी में से जो नेट फ्लक्स बाहर निकल रही होगी वो 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। तो इसलिए हम phi1, phi2, phi3, phi4 इक्वल होगा, क्योंकि अंदर नेट चार्ज इक्वल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34 में अपने को कह रहे हैं कि है ना एक इंसुलेटिंग स्टैंड से अपन ने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज होल्ड कर दिया, किससे, इंसुलेटिंग स्पॉट से Q चार्ज को होल्ड किया S पॉइंट पे, और जो O है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है सेंटर को, और O से लेके P तक जो है ये डिस्टेंस अपने को दे रखा है x, और अपने को इसके अंदर कह रखा है कि जो S से लेके P तक का डिस्टेंस है वो अपने को दे रखा है r। अच्छा जी, और अपने को कह रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट पॉइंट P पे। इस P पॉइंट पे बच्चों अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अगर हम गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम यहाँ पे एक क्या ले लें, इस तरह से एक शेल ले लें, जब हम शेल ले लेंगे तो हमारे को समझ आ जाएगा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फाई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फाई का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, EDS cos थीटा या EDS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। थीटा cos थीटा इसलिए ले रहा क्योंकि एरिया वेक्टर भी बाहर होता है शेल से और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो थीटा 0 डिग्री होके 1 आ जाता है। अब हमारे को EDS इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट का पता है, यहां से जो E इंटू में क्या आ जाएगा ये DS, और जब हम DS का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है
वो हमारे को कितना दे रखा है, हम ये मानेंगे कि सारा का सारा जो चार्ज है वो कहां पड़ा है, इसके सेंटर में पड़ा है। तो वो डिस्टेंस है हमारे पास x, तो आ जाएगा हमारे पास e इंटू 4 पाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम देखेंगे तो e इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। मतलब इसमें आर को नहीं देखेंगे हम, जो भी चार्ज पड़ा होता है ना वो अपने को कहां पे मानना पड़ता है, शेल के सेंटर पे अपने को अज्यूम करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में देखो ये कह रखा है कि ये हमारे पास कोई एक 4 मीटर की कोई एक लेंथ है, सॉरी लेंथ अपने को दे रखी है यहाँ की 4 मीटर और ये उसकी डबल है, मतलब 8 मीटर हो गया। ये कह रहे हैं ये इतनी वेलोसिटी से, इतनी स्पीड से ये लेंथ एंटर करती है टाइम 0 पे और लेफ्ट हैंड से, और क्या करती है, एंड टचेस द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब अपोजिट टू इट। देखो ये जो है लेंथ, इसके अपोजिट फेस वाले जो इसके पीछे दीवार होगी उसके सेंटर पे, समझ रहे, जैसे रूम है तो ये रूम के सामने दीवार इसको टच करती है, तो अपने को बताना है फ्लक्स क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन टू द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द क्यूब एज रोड गोज थ्रू विद इन इट विद टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होगा। देखो बच्चों जैसे जैसे पहले ये रोड जो है ना इसके अंदर जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। अब इन्होंने ये तो नहीं कह रखा कि कहीं जाके वो रुक जाती है, इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स आगे जाती रहेगी। तो पहले जैसे जैसे रोड इसके अंदर एंटर कर रही है, रोड एंटर कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि ये चार्ज रोड, चार्ज बढ़ता रहेगा तो हमें पता है जैसे 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 चार्ज बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फ्लक्स भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज। फिर एक टाइम आएगा जब ये रोड बाहर निकाल रहे होंगे, अभी ये एल तो इसके अंदर रह जाएगी और इसके बाद एल को बाहर निकाल रहे होंगे। कुछ ऐसे समझ के चलो जैसे कि ये मेरे पास जब ये रोड अंदर आ रही है तो फ्लक्स क्या हो रही है, देखो इंक्रीज। ये रोड अंदर आई आई आई, एल तो यहां तक पहुंच गई और एल लेंथ कहां बच जाएगी, बाहर। अब जब आप इस रोड को बाहर निकाल रहे होगे ना तो इसके अंदर एल तो लेंथ रहेगी रहेगी, कब तक, जब तक ये वाला कॉर्नर जो है यहां टच नहीं हो जाता। फिर हमारे पास क्या केस बन जाएगा, अब ये वाला कॉर्नर जो है वो इधर टच कर गया, एल लेंथ यहां पे बाहर आ गई, एल यहां पड़ी। अब एल को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ इसमें से कम होती जाएगी। जितना जितना रोड की लेंथ कम होगी तो रोड चार्ज अपना इसके अंदर चार्ज भी कम होता जाएगा। तो पहले हमने देखा जब रोड डाल रहे थे तो इसके अंदर चार्ज जो है बढ़ रहा था, फिर चार्ज सेम हो रहा था, फिर लेंथ कम होगी तो इसके अंदर वाला चार्ज कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे सब कुछ होगा, फ्लक्स इंक्रीज भी होगी, डिक्रीज भी होगी और सेम भी रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 हम कर रहे हैं बच्चों। वो कह रहे हैं कि इस तरह से फ्लक्स जो इस तरह से चार्ज डेंसिटी है वो फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है फ्रॉम वन फेस इनसाइड। मतलब ये कह रहे हैं जैसे क्यूब है एक हमारे पास, अब हम यहां बढ़ते जाएंगे ना क्यूब में तो चार्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लो चार्ज पहले यहाँ पे क्यू पड़ा था, फिर आगे अगले पास कितना पड़ा है, 2 क्यू पड़ा है, फिर क्या पड़ा है, 3 क्यू। ऐसे चार्ज जो है ना वो बढ़ता जाएगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर वो चार्ज डेंसिटी बीच में क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, फिर चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। इस तरह से मतलब एक क्यूब अपने क्या रखा है। तो बच्चों इस क्यूब के अंदर चार्ज डेंसिटी पहले बढ़ रही है, फिर कम सेम रह रही है, फिर कम हो रही है। तो अपने से ये पूछा है फाइंड द टोटल फ्लक्स, कितना फ्लक्स बाहर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए नेट जो फ्लक्स होता है वो हमारे पास क्या होगा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। अब अपने को चार्ज देखना हो तो पहले हम थोड़े से एरिया के लिए देख लेते हैं। थोड़ा सा एरिया के लिए देखोगे तो कितना हो जाएगा, चार्ज होता है हमारे पास चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है एरिया इंटू, बच्चों अगर मैंने क्यूब के अंदर एक छोटी सी स्लाइस कट कर दी, अगर आप इस फेस से देख रहे होगे तो इसके अंदर जो ये पूरी फेस होगा उसका एरिया तो क्या रहेगा, इतना, ये जो पूरा एरिया ऑफ द फेस है वही एरिया इसका भी अंदर छोटे से स्लाइस का भी रहेगा। जो एरिया इस फेस का था वो अंदर वाले का भी रहेगा, बस इसकी थिकनेस कम हो जाएगी। थिकनेस कितनी हो जाएगी, dx। हमने कह दिया कि हमारे पास जो नेट चार्ज होगा वो इंटीग्रेशन होगा किसका, हमारे पास चार्ज डेंसिटी का a इंटू डी एक्स का। बच्चों a अगर बाहर ले आए, रो इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रो डी एक्स का, रो और x का एरिया। मतलब कि इंटीग्रेशन बताता यही है कि किसी चार्ज को हम dx x के साथ किस तरह से वेरी करा रहे हैं या किस तरह से, इसका इंटीग्रेशन को बताता है ये एरिया, जो इसका एरिया आएगा। तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे पहले। एरिया देखो ये 2 ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 2 गुना कर देंगे। तो ट्रायंगल का एरिया पहले कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, देखो रो नोट यहां से आ जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास 1/4 और हाइट कितनी है रो नोट, ये मैंने लिख दिया। तो ये तो बन गया हमारे पास रो नोट बाय 8, ये वाला ट्रायंगल का एरिया। ये भी रो नोट बाय 8 होगा, दोनों को ऐड करो क्या बन जाएगा रो नोट बाय 4, इसको और इसको ऐड कर दोगे तो। अब इसका एरिया देखते हैं हम, हमारे को पता है जो ये वाली साइड है वो हमारे को दे रखी है 2/4, ये वाली साइड, और ये वाली दे रखी है रो नोट, तो हमारे पास ये आ गया 2/4 रो नोट। ऑलरेडी ऊपर क्या आ चुका था हमारे पास रो नोट बाय 4। जब आप इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 रो नोट। तो हमारे पास ये नेट चार्ज आ गया बच्चों। अब फ्लक्स निकालना है तो इस चार्ज को अपन किससे डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नोट से। हमारे पास आ जाएगा 3/4, 3 रो नोट बाय 4 और एप्सिलॉन नोट, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। 37 के ऊपर देखो बच्चों, यू कह रखे हैं इसके अंदर से इतना फ्लक्स जाता है, ये जो है सर्कुलर सरफेस दे रखा है, वहां पे इसके बाद पैराबोइडल सरफेस आ जाता है, और अपने को बताना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, वो सर्कुलर फेस से एंटर करता है इस तरह से कि वो राइट एंगल पे है टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड भी यहां जा रहा है और सर्कुलर सरफेस पे 90 डिग्री पे है, तो अपने को ये जो पैराबोइडल सरफेस आ जाएगा वहां से जब फ्लक्स बाहर निकलेगा तो वो बताना है कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो बच्चों अपने को ये पता है कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो नेट फ्लक्स भी नहीं रह सकता। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, phi is equal to Q by epsilon नॉट, क्योंकि चार्ज नहीं तो फ्लक्स भी जीरो होगा, तो जितना फ्लक्स एंटर करे उतना बाहर निकल जाएगा। वो तो जितना भी फ्लक्स एंटर कर रहा है वो बाहर निकल जाएगा। तो देखें हम कितना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक इज सच दैट ओरिएंटेड राइट एंगल द डायरेक्शन ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द पैराबोइडल सरफेस। तो बच्चों अपने को ये कह रखा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सच दैट सर्कुलर सरफेस इज ओरिएंटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इसके अंदर से जा रहा है ई, तो हमारे को ये पता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यहां से। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू एरिया, इसका एरिया होगा कितना पाई आर स्क्वायर। तो हम देखेंगे इतना फ्लक्स एंटर कर रहा था तो इतना फ्लक्स क्या होगा वहां से बाहर भी निकलेगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसका हमने एरिया ले लिया और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, यहां से जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही बाहर भी निकलेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। वो कह रहे हैं इस तरह से x जब जो है 0 से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, मतलब अगर हम इसको x एक्सिस मान लें, ये ओरिजिन है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां, एरिया वेक्टर भी वहां, तो दोनों के बीच में एरिया से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे फ्लक्स। और सिमिलरली इस वाले रीजन में आते हैं जब हम, तो वो कह रहे हैं जब x जो है 0 से छोटा है, अगर ये ओरिजिन मान लिया तो इधर x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने को नेगेटिव दे रखा है। बच्चों चारों तरफ सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा नहीं क्योंकि x की तरफ ही है। तो हमने देखा दो एंड कैप में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है। पहले टोटल फ्लक्स निकाल लेते हैं। देखो हमने 3 अलग अलग नेम ले लिए। हमने फर्स्ट वाले का नाम लिख दिया ये वाला एंड कैप, ये एंड कैप, और सेकंड हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, थर्ड ये कर्व सरफेस एरिया में तो फ्लक्स जाएगा नहीं क्योंकि x के लोंग ही जा रहा है बस ये। तो फ्लक्स φ1 कितना हो जाएगा E इंटू A1, जो कि हमारे पास हो जाएगा, इसका एरिया देखो पहले अपने कितना दे रखा है, एरिया अपने को दे रखा है देखो 10⁻²। अगर इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 को इससे करेंगे तो हमारे पास बस 2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा फ्लक्स 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इस वाले रीजन के लिए आप देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर भी यहाँ है, फ्लक्स भी इसी साइड है क्योंकि फ्लक्स अपने को माइनस में दे रखा है, और एरिया वेक्टर भी माइनस है, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, और फिर ये भी कितना है, सेम एरिया है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी आ जाएगा 2। तो नेट जो हमारे पास फ्लक्स आ गया वो 2 और 2 करेंगे 4 टाइम आ गया। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम से, क्योंकि जो फाई होता है वो क्या होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स अपने को दे रखा है 4 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है 8.85 10⁻⁻12। इनको हम सोल्व करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.54 इंटू 10⁻11, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। वो कह रहे हैं पॉइंट चार्ज है। बच्चों ये बहुत पेट सा क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वो अपने कह रखा है कि एक स्क्वायर शीट से 6 सेंटीमीटर हाइट पे। बच्चों अगर हमने ये बेस ले लिया एक, तो इससे हम कह सकते हैं कि एक क्यूब बन सकता है जो कि इसको पूरा पूरा ढक लेगा, जो कि हम क्या मान सकते हैं, जो कि क्या है गॉसियन सरफेस है। ये इस क्यूब के सेंटर में पड़ा है। तो अपने पता है नेट अगर इसमें जो चार्ज पड़ा है 6, तो क्यूब की 6 सरफेसेस होती हैं।
तो किसी भी एक सरफेस से पूछा है तो टोटल फ्लक्स तो निकलेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे क्यूब से। अगर हम एक सरफेस से देखेंगे, एक स्क्वायर से देखेंगे, तो इसका 6 पार्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/6 क्यू एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसका अपने 1/6 पार्ट ले लिया। अब बच्चों अपने को चार्ज की वैल्यू भी लकीली अपने को दे दी, सॉरी ये चार्ज तो अपने को दे रखा है +20 माइक्रोकूलम, 6 सेंटीमीटर तो ये डिस्टेंस दे रखा है। तो हमको यहाँ पर चार्ज की वैल्यू पुट कर दी 20 माइक्रोकूलम। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख दी, इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है यह आ जाएगा 3.8 इंटू, मतलब ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। वो कह रहे हैं इसमें से जो फ्लक्स बाहर निकलती है वो हमारे पास निकलती है लेट 5, ये पूरा 4r डिस्टेंस पे चार्ज पड़ा है। फिर वो कह रहे हैं इस डिस्क के ऊपर है ना, अपन ने क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया, हेमिस्फीयर रख दिया तो ये रख दिया जो कि r रेडियस। अब बच्चों ये क्लोज सरफेस बन गया, किस तरह बन गया, ये क्लोज सरफेस की तरह बन गया। अब क्लोज सरफेस के अंदर अगर हम देखें नेट चार्ज 0 होता है तो फ्लक्स भी कितना होगा, 0। मतलब कि जो फ्लक्स ऑफ क्यूब है, जो फ्लक्स ऑफ डिस्क है, जो फ्लक्स ऑफ डिस्क है प्लस में फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर है, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। हमें पता है पहले इसमें से फ्लक्स कितना पास कर रहा था, 5 प्लस में फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर सरफेस हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। ये वहां चला जाएगा, हेमिस्फीयर में से नेट कितना फ्लक्स पास करेगा, -5। तभी हम कहेंगे इसमें से उस चार्ज में से नेट कितनी फील्ड लाइन जा रही है, हमारे पास जा रही है जी, टोटल इसके अंदर कितनी फील्ड लाइन है, 0 है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें भी यही कह रखा है कि ये पहले लेंथ अंदर जाएगी तो ये इसके बाद अपने को इसकी लेंथ दे रखी है a/2। अब ये अंदर आराम से घूमती रहेगी क्योंकि इस लेंथ से छोटी है। फिर ये कहने लिखा कि टच कर रुक जाती है, तो हम फिर सोचेंगे बाहर चलेगी। तो पहले जब ये इसके अंदर जा रही है, इसके अंदर चार्ज वाली रोड जा रही है, क्यूब में चार्ज बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे फ्लक्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर इसके अंदर जब पहुंच गई, अब जब इसके अंदर चार्ज ना तो बढ़ रहा होगा ना कम, जब तक ये इसको टच करके और बाहर निकलना स्टार्ट नहीं करती, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फिर जब ये रोड बाहर निकली, फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, तो इसका ये बी ऑप्शन है। 42 में देखते हैं, वो कह रखा है उनको कह रखा है कि टोटल 8 चार्ज है वो पड़े हैं हमारे 8 कॉर्नर पे। हमको पता है अगर एक चार्ज पड़ा होता ना, उसकी वजह से Q/8 पार्टिसिपेशन होता है। अब 8 चार्ज पड़े हैं तो हम कहें Q नेट कितना है क्यूब के अंदर, 8 इंटू Q/8, 8 से 8 कट जाएगा। नेट टोटल चार्ज सभी का 8वां हिस्सा मिलाएंगे, 8 चार्ज जो है 8 कॉर्नर पड़े हैं, तो नेट चार्ज आएगा Q। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, Q/ε0। हमारे पास जो है ये आ जाएगा, एक बार रुको, अभी इसके बाद पूछा है द इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू स्क्वायर सरफेस ABCD। स्क्वायर सरफेस ABCD में से पूछा अपने से बच्चों, एक सरफेस से पूछा है। नेट कितने सरफेस होते हैं, 6, तो इसको अपन क्या करेंगे, 6 से और डिवाइड कर देंगे। तो एक सरफेस से पूछा ना ABCD में से, टोटल तो Q/ε0 ठीक बताया था मैंने, 6 सरफेस है तो एक सरफेस में पूछेंगे तो Q/6 ε0, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। बच्चों कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी कर रहा है, देखो साफ सा पता चल रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो जो है ना तो देखो z डायरेक्शन में चेंज, y डायरेक्शन में चेंज हो रहा, ना k डायरेक्शन में, y डायरेक्शन वहां दे रखी है, और जो x डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ दे रखी है, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। बच्चों अपने को ये पता बताना है, देखो यहां से पहले मैं आपको ये वाला फिगर दिखाता हूं, y वाला। y के अंदर से जितना फ्लक्स एंटर करोगे उतना बाहर निकल रहा हो, क्योंकि देखो चेंज ही नहीं हो रहा जे कैप की तरफ। देखो जितना एंटर बाहर, ये y एक्सिस दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जितना फ्लक्स इसमें बाहर निकल रहा है उतना ही एंटर कर रहा है, तो फिगर से साफ साफ दिख रहा है। और k वाले में क्योंकि ना ही चेंज हो रहा, जितना एंटर कर रहा होगा उतना ही बाहर निकल रहा होगा, k साइड में इतना फिक्स है। अब आप देखो यहाँ पे x है, अगर x पॉजिटिव होगा तो e भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा पहली बात, e भी नेगेटिव होगा। तो हमने यहां पर देखा कि जब हम ये स्फीयर यहां से शुरू होता है, ये जो सॉरी क्यूब है उसकी ये साइड यहां से शुरू होती है, उधर नेगेटिव है, उधर नेगेटिव, वहां पे फ्लक्स भी क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू भी अपने को नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो अपन पहले इसमें से फ्लक्स बाहर निकाल लेते हैं। देखो कैसे, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू एरिया। जब क्यूब की बात कर रहे होंगे, जितना ये वाली साइड का एरिया है, परली साइड का भी वही होगा, मतलब इसके पीछे की तरफ साइड है, और एरिया क्या होता है क्यूब की किसी भी एक सरफेस का साइड का स्क्वायर। तो अपने को साइड देखो कितनी 3 मीटर दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो जो है
E इज इक्वल टू, वो x पे इस तरह से वेरी करता है 2.0x प्लस 4। तो अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3, और इसके बाद प्लस में क्या है 4। ये सारा अपने को क्या लेना है नेगेटिव में, ये आई कैप की तरफ ये दे रखा था, माइनस आई की तरफ क्या अपोजिट हो जाएगा। इनटू में बच्चों एरिया, एरिया क्या है 3 स्क्वायर। फिर मैं आपको बता रहा हूं कोस कितना आ जाएगा, कोस आ जाएगा इस केस के अंदर, क्योंकि फ्लक्स उधर है, एरिया भी उधर होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो कोस 0 डिग्री आ जाएगा। फिर नेगेटिव भी हटा दो, क्योंकि जो एक्स अगर ये डायरेक्शन है इसके अपोजिट माइनस एक्स मान रहे, एरिया वेक्टर भी तो वही होगा, इसलिए अपने कोस 0 डिग्री ले लिया और माइनस हटा दिया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3 इंटू 2 6, 6 प्लस में क्या 4 इंटू में कितना 9। तो हमारे पास ये बन जाएगा जो सॉरी, इसको जब आई कैप को अंदर ले जाएंगे ना, तो आई कैप अंदर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। एक बार ये दोबारा बता देता हूं मैं, थोड़ा सा यहां से दोबारा बता रहा हूं फ्लक्स वाला चीज से। देखो बच्चों एरिया तक तो अपने को समझ आ गया, एरिया क्या होगा 3 का स्क्वायर। जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, जब आप इस आई को अंदर लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा 2.0 या 2x कह दूं, 2x आई कैप प्लस में 4 आई कैप। अब ये वाला कंपोनेंट तो चेंज हो नहीं रहा, ये तो जितना एंटर करोगे उतना बाहर निकल रहा होगा, एक्स के साथ ये चेंज कर रहा है। जब एक्स 0 पे था तो एक सरफेस से 0 जा रहा होगा, क्योंकि इस सरफेस से फ्लक्स कितना एंटर कर रहा होगा 0, लेकिन वहां से बाहर कितना निकल रहा होगा, जितना ये वाला डिस्टेंस है एक्स की जगह ये 3 पुट करो तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 प्लस इंटू में ये 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9। ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को सोल्व कर दिया, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 9 हमारे पास ये आ गया 54। जो फ्लक्स है वो 54 यूनिट आ गया। अब कई बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज होंगे, तो बता रहा हूं कि जो देखो फ्लक्स है उस साइड से बाहर निकल रही है, वहां एक्स भी नेगेटिव है, उसका एरिया वेक्टर भी उसी साइड है, मतलब माइनस एक्स की तरफ है। तो फ्लक्स आ गया 54। बच्चों हमारे पास चार्ज का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 54 एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर। वो कह रहे हैं इस तरह से क्यूब दे रखा है बच्चों, इस क्यूब के अंदर से जो मिनिमम और मैक्सिमम जो फ्लक्स है अपने को उसकी रेशियो निकालनी है, और वो कह रहे हैं एल लेंथ की जो रोड है वो उसकी चार्ज डेंसिटी की लैम्डा वो पास करती है। बच्चों देखो अगर सीधी पास करगी ऐसे, तो इसमें एल लेंथ अगर इसकी थी तो यहां पे नेट चार्ज कितना हो गया लैम्डा इंटू एल, क्योंकि चार्ज होता है चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, इसमें इतना चार्ज है। अगर ये रोड हो सकता है कि इस साइड से ऐसे पास करे कि एक कॉर्नर से पास कर रही है और बिल्कुल दूसरे उस अपोजिट कॉर्नर से बाहर निकल रही है वहां से। तो बच्चों कभी भी क्यूब का जो ये अपोजिट वाला डायगोनल देखते हैं ना, ये √3l होता है। ये आप इजिली निकाल भी सकते हो, क्योंकि ये साइड l, ये l, हम ये l, पहले सबसे पहले हम इन दोनों के इसकी ये निकालते हैं, ये l और ये वाली साइड l, तो ये आ जाता है l√2। अब ये साइड आ गई, ये आ गई, ये l√2 है, ये l है, तो ये वाला डायगोनल भी निकाल सकते हैं। अब अपने को समझ आ गया अगर ये लेंथ है √3l, तो इसमें चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। जो फ्लक्स की रेशियो है 5:5:2, वो हमारे पास क्या होगी चार्जेस की रेशियो होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट कट गया तो क्या आ गया Q1/Q2। Q1 अपने को देखो कितना दे रखा है, अपने को मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स आना है। मैक्सिमम फ्लक्स तब आएगा जब रोड उस तरह से एंटर कराई जाए, जो कि कितनी हो जाएगी हमारे पास √3 इंटू एल इंटू लैम्डा, और मिनिमम कितना हो जाएगा हमारे पास, मिनिमम हो जाएगा लेंथ जब एल और चार्ज था लैम्डा, मतलब ये चार्ज हो लैम्डा इंटू एल, तो एल से एल कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, तुम्हारे पास √3:1 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 54 में ऐसा कह रखा है कि ओरिजिन से -a/2 पे एक अपने डिस्क रखी हुई, और जो डिस्क है उसका भी a/4 रेडियस है। देखो इसका सेंटर है, ये पूरा डिस्टेंस क्या है a/2, तो उसका आधा क्या हो जाएगा a/4,
4। ये अपने क्वेश्चन कोडिंग दे भी रखा है, हमारा डिस्क ऐसे पड़ी है। अब देखो, और रोड के बारे में बात कर रहे हैं, जो रोड पड़ी है वो हमारे पास क्या है, टोटल a/4 से शुरू होती है और x इज इक्वल टू 5a/4 तक खत्म होती है। अपने को पता है ये पूरा डिस्टेंस क्या है, a/2, उसका आधा क्या है, a/4। तो अपने को इस तरह से एक चार्ज यहां भी दे रखा है और एक चार्ज बाहर दे रखा है। तो अपने को जो एक्स वाई प्लेन के अंदर नेट चार्ज है पहले वो देख लेते हैं। देखो बच्चों, डिस्क के ऊपर 6 कूलम चार्ज था, तो आधा चार्ज कितना हो गया, 6/2, मतलब कि 6/2 हो गया, 3 कूलम चार्ज किस पे हो गया, डिस्क पे, प्लस में। अब ये रोड के पास टोटल कितने पोर्शन थे, a/4 से 5a/4 तक, 4 इंटू a/4, ये इसकी टोटल लेंथ थी, क्योंकि यहां से शुरू होकर यहां खत्म होगी। और इसका भी देखो कितना पार्ट जो है, इसका चौथा पार्ट अंदर है, बाकी 3 पार्ट क्या है, इसके बाहर है। मतलब जब हम इसमें टोटल चार्ज रखा था 8 कूलम रोड के ऊपर, तो हम देख लेंगे 8 का 4th पार्ट अपने को दे रखा है, मतलब ये भी कितना आ गया, 2। फिर यहाँ पे अपने को -7 कूलम चार्ज नेट दे रखा है, तो नेट चार्ज कितना आ गया, 3 + 2 -7, ये हमारे पास हो गया माइनस का 2 कूलम चार्ज हो गया। अपने से पूछा क्या है, फ्लक्स कितना होगा इस क्यूबिकल सरफेस में से, तो नेट अपने को जो देखो ये दे दिया, चार्ज दे दिया -2, तो -2 को अपन एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स पूछा तो उसकी यूनिट अपन इसको चेंज कर देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है।